हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे जहां पर अगर हम भी चीन की जगहों के नाम को बदल दे तो जी हां, अरुणाचल में 30 जगहों के नाम बदलने पर राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है चाइना को। तो वहीं क्लियर कहा है कि भारत पाकिस्तान के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा अमेरिका। जी हां, आतंक पर राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को धोया है और चाइना को भी नाम बदलने वाले मुद्दे पर अच्छे तरीके से धोया है। एक एक उनकी जुबानी आपको सुनवाएंगे, साथ ही बताएंगे ईरान के चाबहार के बाद अब भारत के हाथ आया एक और विदेशी बंदरगाह। मिली ऑपरेशन की पूरी कमान, तिलमिला उठा चाइना। बताएंगे आखिर कौन सा बंदरगाह भारत को मिला है ईरान के बाद। साथ ही साथ बताएंगे एक पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान देता है सफाई की हमने कुछ नहीं किया। सीएम योगी ने भी पाकिस्तान को लेकर किया बड़ा कटाक्ष। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, पेंशन से जुड़ी सारी जानकारियां बनेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो चले पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हम चीन की जगहों के नाम अगर बदल दे तो अरुणाचल में 30 जगहों के नाम बदलने पर राजनाथ सिंह ने की कड़ी टिप्पणी। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने को लेकर दो टुक लहजे में चीन को जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैरानी जताते हुए पूछा कि भारत यदि चीन के कुछ क्षेत्रों के नाम बदल दे तो चीन के ये इलाके क्या भारत का हिस्सा बन जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र के नामसाई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में 30 स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं चीन से पूछना चाहता हूं कि यदि हम पड़ोसी देश के विभिन्न राज्यों के नाम बदल दें तो क्या वे हमारे क्षेत्र का हिस्सा होंगे। ऐसी हरकतों से भारत और चीन के रिश्ते खराब होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखता है। दोस्तों, भारत ने इस महीने की शुरुआत में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलने को मूर्खतापूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि खोजे गए नाम देने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का अभिन्न अंग है और सदैव रहेगा। पिछले महीने के अंत में बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश में 30 और स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की थी। पड़ोसी देश अरुणाचल प्रदेश पर तिब्बत के दक्षिणी भाग के रूप में दावा करता है। तो वहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह ने देश का आखिरी गांव हमारे लिए पहला गांव जैसा बयान दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद 2014 से हमने कांग्रेस की सारी गलतियों को सुधारा है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने 1962 युद्ध को भी याद किया। अब ऐसे में जिस प्रकार से चाइना ने भारत के इन इलाकों के नाम बदले हैं और चीन इन ख्वाबों में जी रहा है कि नाम बदलने से वो इलाका उसका हो जाएगा, ऐसे में राजनाथ सिंह का यह जवाब सुनते ही चाइना को पता चलेगा कि भारत इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं। बहरहाल एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि भारत आगे से किसी को पोक नहीं करता और पीछे से किसी को छोड़ता भी नहीं, और यही खासियत है अपने भारत के। ऐसे में मेरा भारत महान कहना कमेंट में बिल्कुल मत भूलेगा आप लोग। साथ ही साथ चीन को क्या जवाब देंगे इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, आतंक पर भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से धोया और अमेरिका को कहा कि भारत पाकिस्तान के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा अमेरिका। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। दुनिया भर में तमाम मंच से भारत ने पाकिस्तान जनित आतंकवाद पर कई बार सवाल उठाए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब अमेरिका ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, लेकिन इस स्थिति के बीच में नहीं पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्योंकि अमेरिका खुद कह रहा है कि हम तुम दोनों देश के बीच में शांति स्थापित करने में मदद करेंगे, लेकिन बीच में नहीं आएंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों बार बार भारत की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया कि हमारे बीच के मैटर में तुम्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं, और हर बार भारत ने करारा जवाब दिया, जिसके बाद अब अमेरिका बयान तो दे रहा है लेकिन साथ के साथ क्लियर भी करता चल रहा है कि हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। जी हाँ, एक तरीके से अमेरिका भी अब समझ चुका है कि अगर किसी भी बयान में भारत को लेकर बयान दिया जा रहा है तो सोच समझ कर ही वो बयान देगा। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद भारत के हाथ आया एक और विदेशी बंदरगाह। मिली ऑपरेशन की पूरी कमान, तिलमिलाएगा चाइना। बता दें, ग्लोबल ताकत के रूप में दुनिया में पहचान बना रहे भारत ने समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने ईरान के चाबहार के बाद एक और देश के बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल किया है। इस बार म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर भारत ने अपनी उपस्थिति पक्की की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिटवे में कलादान नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद IGPL को कलादान नदी पर बंदरगाह संचालन का प्रबंधन मिल गया है। इससे समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ईरान में चाबहार के बाद भारत का यह दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है। चाबहार में भारत को संचालन का सीमित अधिकार ही मिला है, जबकि सिटवे पोर्ट पर भारत के पास सारा अधिकार होगा। IGPL के पास ही वर्तमान में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल के उपकरण और संचालन का काम है। तो वहीं ऐसे में आप लोग इस पर अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो ही बता दें, UEFA चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मैचों आयोजित करने वाले 4 स्टेडियम्स को उड़ाने की ISIS की धमकी। जी हां, आतंकवादी समूह ISIS ने UEFA चैंपियंस लीग के आयोजन पर धमकी दी है। आतंकी समूह ने क्वार्टर फाइनल मैचों का आयोजन कर रहे 4 स्टेडियम्स को निशाना बनाने की धमकी दी है। आतंकी ग्रुप के न्यूज को ब्रेक करने वाले अल अज़म फाउंडेशन ने बताया कि ISIS ने 4 स्टेडियम्स का फोटो साझा करते हुए हमला कर सबको मारने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में वो कौन कौन से 4 स्टेडियम, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अगली खबर बता दें, पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान देता है सफाई की हमने कुछ नहीं किया। चुनावी रैली में गरजे CM योगी आदित्यनाथ जी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर और हापुड़ में चुनाव प्रचार किया, जहां पर उन्होंने कहा कि 2014 के पहले पाकिस्तान भारत में कहीं भी विस्फोट कर देता था, लेकिन आज तेज से पटाखा भी बज जाए तो पाकिस्तान पहले ही सफाई देता है कि हमने कुछ नहीं किया है। दुश्मन को पता है कि भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखेंगे तो वो मांद में घुसकर एयर स्ट्राइक से जवाब देना जानता है। ये वो भारत नहीं है जो विस्फोट और आतंक की घटनाओं पर चुप हो जाता था। यानी कि योगी जी का क्लियर कहना है कि अगर एक पटाखा भी फूट जाए तो पहले ही पाकिस्तान मना करने लगता है कि हमने नहीं फोड़ा, हमारी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। यानी कि पाकिस्तान को पहले ही डर सता जाता है कि कहीं हमारे आतंकवादियों ने पाकिस्तान पर हमला तो नहीं कर दिया। ऐसे में सबसे पहले बयान जारी कर देता है कि हमने कुछ नहीं किया। यानी कि इतना खौफ है अब पाकिस्तान को भारत का। पता है पाकिस्तान को कि कोई भी अनहोनी हुई तो भारत घर में घुसकर मारेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत को अब सबमरीन बेचना चाहता है जर्मनी। केजरीवाल मामले में साध ली चुप्पी, आखिर क्या कहा? दरअसल जर्मनी अब भारत को सबमरीन बोले तो पनडुब्बी बेचना चाहता है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि एशिया में बर्लिन की व्यापार रणनीति में नई दिल्ली सबसे आगे है। एकरमैन ने बताया कि जर्मनी की सरकार 6 नई पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 75 के टेंडर के लिए भारतीय नौसेना के साथ बातचीत का पूरा समर्थन कर रही है। जर्मन राजदूत ने समाचार एजेंसी ANI को मेल पर दिए एक इंटरव्यू पर यह बातें कही। इसी इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सवाल पर जर्मन राजनयिक ने चुप्पी साध ली, जो उसके विदेश विभाग के पहले के रुख से काफी अलग है। जी हाँ, प्रोजेक्ट 75 इंडिया एक भारतीय नौसेना परियोजना है, जहां वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक के साथ 6 बड़ी पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहती है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 6 अरब यूरो है। इसके टेंडर के लिए इस समय बातचीत चल रही है, जिसमें जर्मनी की कंपनी थ्रीसन ग्रुप भारतीय मजगाव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ साझेदारी रही है। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, ड्रैगन की घुड़की पर रावलपिंडी में हुई आपात बैठक, इमरजेंसी मीटिंग। 3 सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान भेजेगा चाइना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, चीन ने पाकिस्तान में अपनी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को भेजने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए बाकायदा चीन ने अपनी 5 ग्लोबल प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी यानी PSC पर भरोसा करने की तैयारी की है। इनमें से 3 कंपनियां तो ऐसी है जो पहले से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चीन के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सुरक्षा की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि बीते 1 दशक से चीन अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को अपरोक्ष रूप से खुफिया एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में अब अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से बड़ी खुफिया निगरानी की तैयारी शुरू करने की बारी है। वहीं पाकिस्तान में मंगलवार को रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में इस मसले पर एक महत्वपूर्ण और गोपनीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेना के अधिकारियों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर खर्च हो रहे बजट और सैन्य कर्मियों की मौजूदगी का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया। फिलहाल पाकिस्तान में चीन की निजी सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी पर खुफिया एजेंसियों की मजबूत निगाहें लगी हुई हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन ने जैसे ही अपनी 5 एजेंसियों में से 3 को चुनकर आगे की तैयारी शुरू की तो पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना के भीतर हलचल मचनी शुरू हो गई। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में मंगलवार को ईद की तैयारियों के बीच एक आपात बैठक भी बुलाई गई। अब इस बैठक में चीन के कर्मचारियों पर हो रहे हमले और उसके बाद चीन की बनाई गई रणनीति पर न सिर्फ चर्चा हुई, बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर पाकिस्तान की ओर से तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा बजट को लेकर भी विस्तार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी सेना के अधिकारियों को दी गई। जी हाँ, यानी कि BRI की सुरक्षा
को लेकर चौकन्ना हुआ चाइना, कसी पाकिस्तान की नकेल। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि खाने तक के पैसे नहीं है अब पाकिस्तान के पास, गैस भी हुई खत्म, कंगाल पाकिस्तान और भी पहुंच गया गर्त में। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिसे आतंकवाद का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, तो वहीं पाकिस्तान ना कहकर लोग उसको आतंकिस्तान कहते हैं और ये गलत भी नहीं है। कई देशों ने तो ये स्वीकारा भी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पोषित करता है, लेकिन हालत यह है कि पड़ोसी देश अपने सबसे खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। रमजान के महीने में भी कई घर ऐसे हैं जहां लोगों को एक वक्त की रोटी मिलना दुर्लभ है। क्या रोजा क्या शहरी पाकिस्तानियों को इस समय बस एक रोटी ही मिल जाए वही बहुत है। वैसे तो पाकिस्तान में कई चीजों का अभाव है, अब घरों में गैस जलना भी दुर्लभ होता जा रहा है। पाकिस्तान में खाना बनाने वाली गैस भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में गैस सप्लाई करने वाली कंपनी ने लोगों से कहा है कि सहरी और इफ्तारी की तैयारी में जुटे लोगों को कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्त, आपको याद होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान के लाल टोपी ने भी लोगों से लालटेन कैसे जलाते हैं, चूल्हा कैसे जलाते हैं सिखा रहा था। यानी कि अब सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान अब पुराने दशक में वापस लौटने वाला है, जिस समय लालटेन और चूल्हे पर खाना बनाया जाता था और लालटेन जलाया जाता था, डिबिया जलाई जाती थी। उस समय अब पाकिस्तान पहुंचने वाला है और पाकिस्तान की जनता को अभी सही आभास भी हो चुका है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी और पाकिस्तान को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ऑकस डील को लेकर चीन तिलमिला उठा। दोस्तों, ऑकस पनडुब्बी समझौते को ताइवान से जोड़ने की योजना पर तमा उठा ड्रैगन। अमेरिका को दे दी ये चेतावनी। दरअसल चीन ने मंगलवार को कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ऑकस पनडुब्बी समझौते में ताइवान को जोड़ने की जो बाइडेन प्रशासन की किसी भी योजना का विरोध करेगा। बीजिंग ने कहा कि यह परमाणु प्रसार को जोखिम में डालेगा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की दौड़ बढ़ाएगा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री के हवाले से आई खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी की टिप्पणी संघर्ष की आग को भड़का सकती है और उनके इरादे दुर्भावनापूर्ण है। निंग ने कहा कि चीन इससे संतुष्ट नहीं है और इसका कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि इससे परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ सकता है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता कमजोर हो सकती है। चीन इस स्वशासित द्वीप पर दावा करता है और इसे मुख्य भूमि से जोड़ने की बात करता रहा है। तो वहीं आपको बता दें, हमास को मिल गया बड़े इस्लामिक देश का साथ, इजराइल पर लगा दिया 54 चीजों का बैन। जी हाँ, गाजा में चल रहे हमास से युद्ध के बीच इजराइल के खिलाफ तुर्की ने बड़ा फैसला किया है। तुर्की ने कहा है कि जब तक गाजा में सीज फायर की घोषणा नहीं होती और पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री को गाजा में नहीं पहुंचने दिया जाता, तब तक 54 चीजों की सप्लाई इजराइल को नहीं की जाएगी। दरअसल इजराइल ने तुर्की को गाजा में राहत सामग्री ड्रॉप करने से रोका था। इसके बाद ही तुर्की ने सख्त फैसला लिया है। तुर्की के व्यापार विभाग ने कहा है कि अब 54 कैटेगरी के सामान इजराइल नहीं भेजे जाएंगे। इनमें लोहे और स्टील के प्रोडक्ट के साथ जेट फ्यूल, कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट, मशीनें, सीमेंट, ग्रेनाइट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड और ईंटें शामिल है। तुर्की ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नजरअंदाज करते हुए कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। जब तक इजराइल गाजा में सीज फायर का ऐलान नहीं कर देता और वहां के लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के रास्ते नहीं खोल देता, ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान बदला बदला चिल्ला रहा, तो उधर इजराइल ने बना लिया अगला खतरनाक प्लान। न्यूक्लियर प्लांट है निशाने पर। दरअसल बीते सप्ताह हवाई हमले में अपने टॉप मिलिट्री कमांडर की मौत के बाद से ईरान लगातार इजराइल से बदला लेने की धमकी दे रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ईरान खुद इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा भी या नहीं, या हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों को आगे करके लड़ेगा। लेकिन इस बीच इजराइल ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल अब ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के जवाबी हमले के डर से नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट इस समय लगातार बैठकों में व्यस्त है। जी हाँ, ईरान धमकी ही देता रह जाएगा और उधर इजराइल हमला कर देगा। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें, इतिहास भी गवाह रहा है कि इजराइल कभी भी अकेला किसी भी देश से लड़ने से हिचकिचाया नहीं और उसने इतिहास में भी एक से एक पड़ोसी देशों के साथ सफलता हासिल की है युद्ध में। जी हाँ, आप सभी इसके साक्षी होंगे ही, जिनको नहीं पता उनको हम बता ही रहे। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां हमास के हमले में बची जान, अब क्यों प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहा है इजराइल। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के हमले को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। हमास के आतंकियों ने इजराइल में नरसंहार किया था और सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया गया था। इसके बाद से गाजा पट्टी में इजराइल हमले कर रहा है। वहीं हमास के हमले में बचे एक शख्स ने पीएम मोदी और भारत के लोगों का आभार जताया। मोरम नाम के इजरायली शख्स ने कहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत और भारत के लोग इजराइल के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि भारत का समर्थन हमेशा से ही मिलता रहा है। मुरान ने कहा कि हमें पता है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का आभार। मुझे लगता है कि भारत की सरकार ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी हमारे सच्चे दोस्त हैं। मोरान ने कहा कि भारत ने इजराइल की आवाज को विश्व स्तर पर उठाने में मदद की। उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमारा बहुत ख्याल रखते
हैं। बहरहाल आप भी कमेंट में मोस्ट वेलकम कहना मत भूलिएगा इजरायली को। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दुनिया के नक्शे पर तनाव का तीसरा केंद्र बन रहा साउथ चाइना सी ड्रैगन की चौधराहट से अमेरिका भी खिसियाया। बता दें, पिछले कुछ सालों में दक्षिण चीन सागर दुनिया के नक्शे पर तनाव का तीसरा केंद्र बन रहा है। यूक्रेन और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर और आसपास के देशों के क्षेत्रों में टकराव बढ़ रहा है। चीन यहाँ के 90% से अधिक क्षेत्र पर अपना दावा करता है। आरोप है कि इस क्षेत्र में कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है। चीन ने इन द्वीपों पर सैन्य ठिकाने भी स्थापित किए हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर एक बार फिर से खिसियाए अमेरिका ने अपनी चिंता जाहिर की है। असल में अमेरिकी हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने मंगलवार को कहा है कि दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप के समीप फिलीपींस के बलों के प्रति चीन के आक्रामक रवैये को लेकर वो बेहद ही चिंतित है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब चीनी तटरक्षकों की फिलीपीन के गश्ती जहाजों के साथ द्विपक्षीय देश के कब्जे वाले सेकंड थॉमस शॉल के समीप लगातार भिड़ंत होती है। ये बात सही भी है क्योंकि पिछले महीने चीन के एक जहाज ने फिलीपीन के एक छोटे जहाज को टक्कर मार दी थी, जिससे उसके कई नाविक घायल हो गए थे। वहीं चीन के 2 तटरक्षक पोतों ने फिलीपीन के एक पोत की विंड स्क्रीन पर तेज धार वाली पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया था। दोस्तों इतना ही नहीं, एक्विलिनो ने कहा कि जिस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं उसको लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। ऐसी घटनाएं खतरनाक, अवैध है और ये क्षेत्र को अस्थिर कर रही है। मालूम हो कि अमेरिका, जापान, फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन जल क्षेत्र में अपना पहला चौतरफा संयुक्त अभ्यास किया है। वो तो वहीं चीन समुद्र में दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में अब करारा जवाब जरूर मिलेगा चाइना को। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने यूक्रेन को सौंपी 5000 AK-47 राइफल रशिया के दोस्त से किया था जब्त। दरअसल रशिया के खिलाफ लंबे जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका से बड़ी मदद मिली है। अमेरिकी सेना ने यूक्रेन को 5000 AK-47 राइफल सौंपी है। अमेरिका ने यूक्रेनी बलों को जो हथियार सौंपे हैं उनके AK-47 के साथ ही मशीन गन, स्नाइपर राइफल, RPG-7 लॉन्चर और 5 लाख राउंड से ज्यादा गोलियां भी शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को ये हथियार ऐसे समय में दिए हैं जब कीव जंग में कठिनाई का सामना कर रहा है। खास बात यह है कि AK-47 बंदूकें रशिया ने ही विकसित की हैं और अमेरिका जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है उसे रशिया के एक दोस्त से ही जब्त किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान को तो सऊदी ने झिझक ही दिया। यूं ही नहीं, पाकिस्तान को कश्मीर पर सऊदी कर रहा इग्नोर। दरअसल पाकिस्तान है कि मानता नहीं और बार बार कश्मीर का जाप करता रहता है। अब देखिए ना, वैसे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी सऊदी यात्रा पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वहां भी कश्मीर राग अलाप दिया। लेकिन जो हुआ वो उनके लिए बुरे सपने से कम नहीं है। असल में हुआ ये कि सऊदी अरब के प्रिंस के सामने शहबाज ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उन्हें बहुत ज्यादा भाव नहीं मिला। इस मुलाकात के बाद साझा बयान आया कि सऊदी और पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे सहित अन्य लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत के महत्व को रेखांकित किया है। इसका साफ मतलब ये है कि सऊदी ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी कोई राय नहीं रखी और इस मुद्दे को मामला भारत और पाकिस्तान के बीच ही छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी शासक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 7 अप्रैल को मक्का के अल सफा पैलेस में आधिकारिक बैठक हुई है। इस बैठक के अगले दिन संयुक्त बयान जारी किया गया है। बहरहाल सऊदी अरबिया के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, जो कश्मीर के मुद्दे पर शहबाज को लताड़ लगाते हुए बात कही? तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में कम हो रहा धर्म का असर, मुसलमान भी खूब छोड़ रहे मजहब, पर उनके लिए एक अच्छी बात भी है। दरअसल अमेरिका में पब्लिक लाइफ में धर्म का असर लगातार कम हो रहा है। करीब 80% अमेरिकी ऐसा मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में धर्म का प्रभाव घटा है। प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ये पहला मौका है जब अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि धर्म का असर कम हो रहा है। हालांकि एक बात और है कि ये लोग मानते हैं कि धर्म का असर कम हो रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वहीं महज 8% अमेरिकी वयस्क ही मानते हैं कि धर्म का असर बढ़ रहा है और ये अच्छी चीज है। तो वहीं आपको बता दें, शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी को भी बनाया जा सकता है आरोपी। हाईकोर्ट ने किया PMLA की इस धारा का जिक्र। जी हां, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद पूरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मंगलवार को सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती है। इसे से अब कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि कथित शराब घोटाले मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की धारा 70 भी लागू होती है। धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश से यह भी साफ होता है कि राजनीतिक पार्टियां धारा 70 के अंतर्गत आती हैं। माना यह जा रहा है कि अब ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है। इससे पहले ईडी पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में कहा था कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो PMLA की धारा 70 के तहत अपराध के दायरे में आता है। ऐसे में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद माना जा रहा है कि बाकी राजनीतिक पार्टियां भी टेंशन में आ चुकी हैं। बहरहाल कल जिस
इस प्रकार से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में खुद को बेकसूर बताने वालों के सारे दावे कल कोर्ट में खारिज कर दिए गए। केजरीवाल पर यह कहते हुए भड़के अमित शाह जी सादा क्लियर निशाना। दरअसल अमित शाह जी ने असम में चुनावी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग दावे कर रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है, उन दावों को आज कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। कोर्ट के पास इनके खिलाफ सबूत भी है। वो खुद और उनकी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। दरअसल मंगलवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जी हाँ, अब ऐसे में हम बार बार दोस्तों एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि जो पार्टी ईमानदारी के नाम पर खड़ी हुई थी और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के नाम पर खड़ी हुई थी, आज खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल पहुंच रही है। इस पर कैसा लग रहा है आपको दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल मुजरिम है, कोर्ट उनको मुजरिम साबित करती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में बिना जाने किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे पर कपिल मिश्रा ने भी अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत न मिलने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हर झूठ की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून एकदम सही है। हाईकोर्ट की टिप्पणियां स्पष्ट करती हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं। अब केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा। जी हाँ, केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी से के पीछे छिपकर अपराधों की जांच से बच नहीं सकते। अब सीएम पद से इस्तीफा देना ही होगा। बहरहाल किस किस को लगता है कि जेल से सरकार तो किसी भी कीमत पर नहीं चल सकती, ऐसे में कौन कौन मानता है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आज तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां राज ठाकरे ने किया बहुत बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त देंगे महाराष्ट्र में समर्थन। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने भाजपा शिवसेना राकांपा गठबंधन को बिना शर्त समर्थन की पेशकश की है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने पिछले महीने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। ये इस बात का संकेत था कि भाजपा महाराष्ट्र में अपने गठबंधन की संभावना को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ हाथ मिलाने को उत्सुक है। अब इसका औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें, चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले रणदीप सुरजेवाला को तगड़ा झटका। हेमा मालिनी के खिलाफ बयान पर चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी की नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में मंगलवार यानी 9 अप्रैल को नोटिस जारी किया। नोटिस के तहत कांग्रेसी नेता से कहा गया है कि आप इस मामले में 11 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे तक जवाब दे। जी हाँ, चुनाव आयोग ने कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले में एक्शन की मांग की है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके नेता महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए। तो वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने मोदी की धनाधन रैलियों पर कसा तंज। पीएम को सबसे ज्यादा बिहार में हार का डर। जी हाँ, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की बिहार में धनाधन चुनावी रैलियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर हार को लेकर कहीं सबसे ज्यादा डरे हुए हैं तो वो बिहार ही है। यहाँ आकर वे 365 दिन भी ज्यादा दौड़ कर लें तब भी उनकी हार तय है। उनके बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 अप्रैल को जमुई, 7 को नवादा में रैली, इसके बाद 16 को वे गया में जीतन राम मांझी के समर्थन में जनसभा कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वहीं आपको बता दें, अचानक आरजेडी ऑफिस पहुंचे तेजस्वी यादव। कहा मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुद्दे की बात करें, किसानों की बात करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करें, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात करें, नौकरी के बारे में बात करें, बिहार से पलायन कैसे रोकें ये बात करें, बिहार में कारखाना लगाएंगे कि नहीं इसके बारे में बात करें। तो वहीं दोस्तों आपको अगली खबर बता दें, जहां वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी। पीएम मोदी से होगा मुकाबला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनावी चुनौती देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैदान में हिमांगी सखी उतरेंगी। हिमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषित उम्मीदवार है। बीते 27 मार्च को महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। इसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र से किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का नाम भी शामिल था। वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली हिमांगी सखी ने बताया कि वो किन्नरों के हक के लिए मैदान में उतरी है। तो वहीं आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट, आंदोलन जारी रखेंगे 85 लाख कर्मचारी। कौन कर रहा राजनीतिक भूल, किससे लगेगी चोट? दरअसल लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन एक्टिव मोड में आ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 85 लाख केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि सरकार को एनपीएस खत्म करना
ही होगा, कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। आप लोग मोदी सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे इस मामले में, या आप मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।